नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आज हम यूनिट 4 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपके 4 जो आपका जो है फोर्थ जो यूनिट है, जो चैप्टर है, इसमें के जितने भी आपके क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। शेष आपके इसके जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं, जितने भी आपकी यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र इसी हम फर्स्ट वीक में हम पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कोर्स हम कंप्लीट करा देंगे। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आप जाकर इसकी सारी क्लास आप ले सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमारे, आप जाकर इसकी सारी चाहे चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं। हमारे चैनल पर बीए की जो है सभी सब्जेक्ट की क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप अपना जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो उसके अकॉर्डिंग जाकर आप सभी तैयारी जो है अपने कर सकते हो। सभी पेपरों की चैप्टर्स क्लासें आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, और 16 मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे, जिनकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसके यूनिट 4 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल पर हमारे फर्स्ट मीट किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सब बीए की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ, जो कि आपको कहीं पर जो है कोई बुक सीरीज लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलेगा, इसका तीसरा यूनिट मैंने आपको कल कंप्लीट करा दिया था। आज की हमारी जो क्लास है इसका फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट में आपको देखना है मौलिक अधिकार और जो नीति हिंसक सिद्धांत है इसके बीच का जो संघर्ष का इतिहास है ये क्या है, और संशोधन की प्रक्रिया क्या है, और संविधान की मूल संरचना क्या है। वैसे तो मौलिक अधिकार और नीति हिंसक तत्व मैंने आपको यूनिट 3 मैंने आपको कराया था, लेकिन इनके बीच का जो संघर्ष इतिहास है इसको समझेंगे। संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में इसको हम समझेंगे, क्योंकि वैसे तो यूनिट 3 में इसको भी मैंने कराया था, लेकिन यहाँ से भी समझ लेंगे। और संविधान की जो मूल संरचना है इसको भी हम बहुत ही विस्तृत से समझेंगे। तो यूनिट जो 4 है इसमें के जितने भी आपके क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन जो है कराए दे रहा हूँ। चलेगा, सबसे पहले भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं इनको आप समझ लीजिएगा। मौलिक अधिकार आपके जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से इसको समझ लीजिएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के जो है 35 तक के 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार जो है दिए गए हैं। पहले क्या था, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। एक था संपत्ति का अधिकार, जिसको जो हटाकर उसको हटा दिया गया है, क्योंकि अब 6 ही जो है मौलिक अधिकार इसमें से बचे हुए हैं। तो पहला इसका अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृत और जो है शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार। तो ये जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। फिर हम यहाँ से नीति निषेध तत्वों के बारे में हम समझेंगे। चलिए, नीति निषेध तत्व क्या है इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। क्योंकि आपके जो मौलिक जो आपके अधिकार थे वही जो है भाग आपके जो है 3 में वर्णित थे, और मौलिक आपके जो नीति निषेध जो तत्व हैं इनको जो है भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, और जो भारतीय संविधान में जो भाग 4 है, ठीक है, इसमें जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख किया गया है। यह भारतीय संविधान की एक अनोखी जो व्यवस्था है, जिसे आयरलैंड के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है। नीति निषेध तत्व जब मैंने आपको संविधान के बारे में आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि संविधान बनाने के जो सोर्स थे तो बहुत सारे देशों से जो है कुछ चीज़ें वहाँ से ली गई हैं, जिसके द्वारा संविधान का निर्माण हुआ है। तो जो नीति निषेध जो तत्व हैं ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ग्रहण किया गया है। इसी के द्वारा समाजवाद की नीतियों को जो है लागू किया जा सकता है। यह तत्व जो है नीति निषेध जो तत्व हैं ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है और ना ही जो है न्याय योग्य है, फिर भी देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए इनका पालन राज्य के हित में है। और भी आगे लिखा हुआ है कि नीति निषेध तत्व वे निर्देश हैं जिन्हें संविधान ने राज्य को दिया है। ठीक है, नीति निषेध तत्व क्या है, एक प्रकार से निर्देश इसको आप समझ सकते हो, जिन्हें जो है संविधान ने राज्य को दिया है और उससे यह जो आशा की है कि वह किसी बंधन के रूप में नहीं वरन अपने कर्तव्यों के रूप में इन पर जो है चलेगा। तो ये थे आपके जो है जो कि नीति निषेध तत्व आपके थे। चलेगा, अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि नीति निषेध जो तत्व है जो मौलिक अधिकार हैं इनके बीच में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। तो इनके बीच में अंतर भी हम समझेंगे। उससे पहले राज्य के नीति निषेध तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो सबसे पहले इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, हमारे
क्योंकि ग्रेनविन विद्वान है एक ग्रेनविन ऑस्टिन जी, इनका कहना है कि भारत का संविधान मूलतः एक सामाजिक प्रलेख है और इसके अधिकांश प्रावधान प्रत्यक्ष रूप में सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य जो है बनाए गए हैं। इस सामाजिक क्रांति का जो लक्ष्य है संविधान के भाग 3 और 4 में जो है निहित जो है दिखाई देता है। यह कहना गलत होगा कि मूल अधिकार नीति सशक्त तत्व संविधान की अंतरात्मा है। मतलब जो है ये कहना गलत होगा, कोई यदि कहे कि जो नीति सशक्त तत्व हैं, ठीक है, और जो मूल अधिकार है ये जो है इसकी आत्मा नहीं है, तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि दोनों जो है इसकी जो है अंतरात्मा है। ठीक है, यदि जो है मूल अधिकार के द्वारा स्वतंत्र और संपन्न समाज की स्थापना की जा सकती है तो नीति निर्देशक तत्वों से सामाजिक क्रांति का स्पष्ट चित्र दिखाई देता है। मतलब जो है जो नीति निर्देशक आपके जो तत्व हैं, ठीक है, उससे पहले जो मूल अधिकार होते हैं ये स्वतंत्र और संपन्न समाज की स्थापना की जा सकती है। मतलब जो है जो मूल अधिकार हैं इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा स्वतंत्र संपन्न समाज की स्थापना की जा सकती है। तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसके द्वारा सामाजिक क्रांति का जो स्पष्ट चित्र है इसी के द्वारा जो है दिखाई देता है। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है। ये आदर्श राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ना ही जो है न्याय योग्य है, फिर भी देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए इनका पालन करना राज्य के हित में है। और नीति निर्देशक तत्वों की जो है निम्न विशेषताएं हैं देखी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों को न्याय योग्य नहीं बनाया गया है, अर्थात राज्यों के द्वारा इनका पालन अनिवार्य नहीं है और ना ही इस भाग में दिए गए आदर्शों की पूर्ति के लिए नागरिक न्यायालय में जो है जा सकते हैं। फिर है नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया गया है। ये निर्देशक जो है तत्व सामाजिक समानता पर आधारित है। अब इसके बीच में हम अंतर यहाँ से देखेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसके बीच में डिफरेंट क्या है, क्या अंतर है, तो आपको विधिवत आपको समझ में आएगा। तो इनके बीच में अंतर आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं ये न्याय योग्य जो है नहीं है, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं ये न्याय योग्य आपके होते हैं। ये मेन अंतर है जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा तो लिख देना है। फिर है मूल अधिकार जो है नकारात्मक होता है, जो मूल अधिकार होता है ये नकारात्मक होता है, जबकि नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं ये एकात्मक और राज्य कर्तव्य जो है बताया गया है वह जो है निर्देशों के अनुसार जो है कार्य करे। ठीक है, फिर है मूल अधिकार का आधार जो है राजनीतिक समानता है। मूल जो अधिकार है इसका जो आधार है वो राजनीतिक समानता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो आधार है आर्थिक और सामाजिक समानता है। ठीक है, मूल कर्तव्य आपकी राजनीतिक समानता पर आधारित हैं, जबकि नीति निर्देशक जो तत्व हैं, ठीक है, ये जो है आर्थिक और जो सामाजिक समानता है इस पर ये आधारित है। फिर अगला इसके बीच में अंतर है कि मूल अधिकारों में आर्थिक समानता की बात की गई है, जो मूल अधिकार है इसमें आर्थिक समानता, ठीक है, की बात की गई है, जबकि नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसमें जो है आर्थिक समानता को जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, इसमें जो है बात की गई है मूल अधिकारों में, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में जो है इसको स्थापित किया गया है, फिर स्थापित करना है। और भी आगे लिखा हुआ है मूल अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों में विरोध होने पर प्राथमिकता किसी दी जाए। ये जो है एक प्रकार का विवाद का विषय है। मतलब जो है यानी जो मूल अधिकार हैं, जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इनके बीच में कोई विरोध हो जाए तो इसमें किसको प्राथमिकता दी जाए, कौन अच्छा है किससे, तो एक प्रकार का विवाद का विषय होगा। प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो मूल अधिकार है इनको प्राथमिकता जो है दी गई थी, क्योंकि वे जो है न्याय योग्य हैं। सन 1966 के बाद नीति निर्देशक तत्वों को जो प्राथमिकता देना आवश्यक जो है समझा जाने लगा और 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर जो है प्राथमिकता दी गई। लेकिन 43वें और जो है 44वें संशोधन के द्वारा पूर्व स्थित 42वें संशोधन को समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान समय में स्थिति यह है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो मूल अधिकार हैं इनको ही प्राथमिकता दी गई है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। और इनके बीच में जो संघर्ष है, ठीक है, इसके बीच जो संघर्ष इन दोनों के बीच में मौलिक अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों के बीच में, इसको भी समझ लीजिएगा। मौलिक अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों के बीच संघर्ष एक संवैधानिक मुद्दा है, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं,
और जो सामाजिक आर्थिक जो कल्याण, इसको हम नीति निषेधक तत्व कहते हैं, इसको जो है संतुलित करना होता है। यह संघर्ष ऐतिहासिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देने और बाद में संविधान में संशोधन द्वारा नीति निषेधक तत्वों को भी जो है महत्व देने के साथ विकसित हुआ है। वर्तमान में संविधान के केशवानंद भारतीय मामले के बाद दोनों के बीच जो है संतुलन बनाए रखने के लिए समन्वयपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का पालन किया जाता है, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है हो सके। तो इस तरह से इसके बीच के इतिहास को आपको लिख देना है, ज़्यादा कोई विशेष है नहीं। अब यहाँ से जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की बात आई है, तो ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लीजिएगा, हो सकता है शॉर्ट नोट में क्वेश्चन देखने को मिले। तो वेलफेयर जो स्टेट है, ठीक है, ये क्या है जिसको हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राज्य अपने नागरिक के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो है ये एक प्रकार की शासन प्रणाली है या पद्धति है जिसमें जो है राज्य जो होता है, जो राज्य सरकारें होती हैं, अपने नागरिकों के आर्थिक और जो सामाजिक कल्याण है उसके लिए जिम्मेदार होता है, या जो है राज्य समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम करता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को जो है पूरा करने पर ध्यान जो है दिया जाता है। इसका उद्देश्य जो है सामाजिक न्याय स्थापित करना है, अवसरों की जो है समानता सुनिश्चित करना है, कमजोर और जो निर्धन वर्ग हैं उनकी जो है सहायता करना है। ठीक है, तो ये होता है लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, चलिएगा अगला ऑप्शन देखिएगा। अब यहाँ से हम भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है इसको हम समझेंगे। तो भारत में संघात्मक शासन को जो है अपनाया गया है। भारत में कैसा शासन है, संघात्मक शासन को अपनाया गया है, जिसमें संघ और राज्यों के मध्य स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन जो है किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का जो है वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 368, इसमें जो है संशोधन की बात की गई है, इसका वर्णन किया गया है। मूल संविधान में इस अनुच्छेद का शीर्षक है कि संविधान में संशोधन का प्रक्रिया था, लेकिन 24वें संशोधन के द्वारा इस शीर्षक को जो है बदल दिया गया है। उसमें संशोधन करके उसका नाम जो है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया जो है रख दिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 245, 246, 200 जो है 48 से प्राप्त होती है। अब संविधान में संशोधन जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक है संसद के जो है सामान्य बहुमत से संशोधन। संसद के जो सामान्य बहुमत हैं उसके माध्यम से आप संशोधन कर सकते हो। तो ये कैसे होगा, तो संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 2, 3 और 4 और 189 और 240, इसमें जो है संसद सामान्य बहुमत की प्रक्रिया से, ठीक है, संसद जो है सामान्य बहुमत इसकी प्रक्रिया से संशोधन कर सकती है। संसद जो है उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की समान बहुमत की प्रक्रिया से संशोधन कर सकती है। संशोधन जो है विधेयक 3 सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है। ठीक, जब संशोधन होगा तो जो विधेयक होगा इस 2 सदनों में जो अलग अलग इसको जो है पारित होना चाहिए, तभी जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर अगला इसका जो है तरीका जो है वो है संसद के विशिष्ट बहुमत से। संसद के विशिष्ट बहुमत का मतलब होता है कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक जो है सदन के कुल सदस्यों की बहुमत, उसकी उपस्थिति का मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यदि 2/3 बहुमत जो है मिल जाता है, ठीक है, तो जो है इसके माध्यम से राज्य के विधानमंडलों के द्वारा इसको जो है संशोधन किया जा सकता है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद आपका 55 और आपका जो 54 है, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे कि फिर है, जो कि अनुच्छेद आपका 73 और 162वां है, यह संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है, संबंधित है। अनुच्छेद आपका 124, 147 और जो 200 आपका 14, 231 और 241, ये जो है संघ और राज्यों की न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद आपका 245 और 255, ये जो है संघ और राज्यों की जो विधायी शक्तियाँ हैं उसके विभाजन से संबंधित हैं। तो ये थे 2 तरीके। अब एक तरीका और भी है जिसको हम कहते हैं संसद के विशिष्ट बहुमत से संशोधन। अभी मैंने आपको बताया था कि संसद के विशिष्ट बहुमत, इसमें कम से कम जो है आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन होता है। लास्ट में आपका जो है संसद के विशिष्ट बहुमत से संशोधन। संविधान के शेष भाग में संशोधन करने के लिए संसद का विशिष्ट बहुमत अर्थात प्रत्येक जो है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाता है। संविधान के 24वें संशोधन के द्वारा संशोधन प्रक्रिया एक अस्पष्ट को
समाप्त कर दिया गया है। और मूल संशोधन में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है था कि कोई जो है विधेयक दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। 24वें संशोधन के द्वारा विधेयक पर जो है राष्ट्रपति को सहमत देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। तो इसके बारे में इस तरह से आपको लिखना है। फिर हम यहाँ से संविधान की जो मूल अवधारणा है इसको हम समझेंगे। ठीक है, ये जो मूल अवधारणा है इसको हम एक न्याय सिद्धांत के रूप में भी देखते हैं, जिसे हम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले जो कि 1973 में स्थापित किया गया था, जिसके अनुसार संसद भारत के संविधान की उन मूलभूत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान की पहचान अखंडता को जो है प्रभावित करती है। तो एक प्रकार का एक न्यायिक सिद्धांत है इसकी अवधारणा। इसमें कहा गया है कि जो संविधान है, जो संविधान की जो पहचान है और जो अखंडता है, तो इसमें जो है कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत संवैधानिक जो है सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा जैसी विशेषताओं को जो सुरक्षित रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि संविधान में मनमाने और आमूलचूल बदलाव नहीं किए जा सकते। तो ये सिद्धांत बताता है कि संविधान में मनमाने आप जो है कोई चीज़ बदलाव नहीं कर सकते हो, आमूलचूल बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ ही चीज़ों में बदलाव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि भारतीय जो संविधान की जो पहचान है, जो उसकी अखंडता है, तो उसको उसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि लोकतंत्र हो गया है, जो संविधान की जो सुरक्षितता है, धर्मनिरपेक्षता है, जो न्यायिक समीक्षा है, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी, जो कि इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अन्य हमारी जो यूनिट 5 रहेगा बहुत ही शीघ्र हमारा आएगा। इसी हम फर्स्ट वीक में हम सारी की सारी क्लास से कंप्लीट करा देंगे। अन्य हमारे सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सारी सब्जेक्ट जो है वॉच कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।